This program is brought to you by Gulistan Ahl Sunnat Committee, New Gandhinagar, Belgaum. नाज़रीन आदाब, बेलगाम एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। जिस तरह पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के मरज को लेकर परेशान है, वहीं हिंदुस्तान भी इससे काफी परेशानी का सामना करता नजर आ रहा है। हाल ही में लॉकडाउन के दौर से हम गुजरकर अब फिलहाल एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीमारी और इस वायरस को लेकर मुकम्मल तौर पर एक बेदारी जो आनी चाहिए थी वो नहीं है। कई सवालात लोगों के जहन में अभी तक ग्रस्त कर रहे हैं। तो इन सवालात को और इस कंफ्यूजन को और इन सवालात को दूर करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं डॉक्टर यम्मार अत्तार को, जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं और भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बेलगाम के प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ पैथोलॉजी के हैसियत से अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना है क्या और इस वायरस के वजूद में आने की वजह क्या है। मुख्तसर पहले आप इसका तारुफ करा। जी, कोरोना वायरस एक फैमिली है और जिस तरीके से 2020 में कोरोना वायरस निकला है तो ये कोई नया वायरस नहीं है। काफी सालों से इस फैमिली के बहुत सारे अलग अलग वायरस अलग अलग जगह पे जो है ना इंसान को जो है उसकी तकलीफें पहुंची है। ये मिसाल के तौर पे एक 5-6 साल पहले एक वायरस के नाम से भी एक बीमारी मशहूर हुई थी, सार्स या सार्स। ये भी कोरोना वायरस की फैमिली है। और यही कुछ साल पहले मिडिल ईस्ट में और एक वायरस की बीमारी फैली थी जिसे बोलते हैं मर्स, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी कोरोना वायरस के ही फैमिली से बिलोंग करता है। तो कोरोना वायरस जो है एक फैमिली है जिसका जो खास फोकस ऑफ अटैक है और रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इंसान के जो फेफड़े हैं उसको अटैक करता है। और ऐसे काफी सारे वायरस है जो कमोपेश हवा में पाए जाते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। तो इसमें इसके जो फैमिली में ऐसे भी वायरस है जो हल्का सा सर्दी जुकाम लाएंगे और बिला कोई तकलीफ के, बिला कोई सीरियसनेस के निकल जाते हैं। और ऐसे भी वायरस है इस फैमिली में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करके यहाँ तक कि आदमी के सांस की तकलीफ आके मौत के हद तक पहुंच सकता है। तो ये जो वायरस कोरोना वायरस निकला है, इसका जो स्ट्रेन है जिसको कोविड-19 हम बोलते हैं, तो ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि ह्यूमन से नहीं निकला है। तो कोरोना वायरस, कुछ वायरस सिर्फ ह्यूमंस को ही अटैक करते हैं, कुछ वायरस जो है एनिमल्स को यानी कि जानवर को या तो परिंदों को अटैक करते हैं। जब कोई वायरस एनिमल से या परिंदों से जो है अपने अंदर कुछ खासियतों को तब्दील करते हुए, कि जैसे कुछ परिंदों की तासीर लेके, कुछ जानवरों की तासीर लेके जब ह्यूमंस को अटैक करता है, तो इस वायरस के अंदर काफी सारे खूबियां परिंदों के और जानवर के होते हैं। और जब वो ह्यूमंस को अटैक करते हैं तो इसको टैकल करने में बड़ी तकलीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स में भी ये वायरस पाया जाता है। जी। तो एनिमल, अब इसी बात पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि इंसान पर जब ये अटैक होता है, इस इंसान को इससे बचाने के लिए काफी सारी तदबीरें पूरी दुनिया भर में की जा रही हैं और फिलहाल उसका कोई वैक्सीन है कि कोई इसका पर्टिकुलर इलाज नहीं होने की बिना पर एक सिस्टम बनाया गया, एहतियाती तदबीरें हैं, सैनिटाइजर यूज करना, मास्क पहनना। एनिमल्स के लिए क्या है? अब जैसे कि ये वायरस का जो जोर शोर निकला चाइना से जी, और अगर हम उसके जो तहकीक करेंगे तो खास करके ये जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस कोविड-19, ये ह्यूमन स्ट्रेन नहीं है, यानी कि इंसानों का स्ट्रेन नहीं है। ये वो स्ट्रेन है जो जानवरों में था। तो जानवरों के जरिए से, क्योंकि वहां पे उनका वो कल्चर है कि जानवरों को भी वो खाते हैं, तो उसके वजह से वो ह्यूमंस में आ गया। तो इसीलिए, क्योंकि ये बेसिकली ह्यूमन वायरस नहीं है, तो इसको जो है टैकल करने या उसका वैक्सीन निकालने काफी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि मान लो अगर हम वैक्सीन निकालेंगे भी तो उस पर असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जानवर के, परिंदों के तासीर रहेंगे, सिर्फ इंसान के नहीं। तो इसलिए इस वायरस के हद तक जो है एहतियाती तजावुज जो है उसको अपनाने में काफी सारे फायदेमंदी साबित होगी। तो
ये वायरस जो है इंसान को जब लगता है तो जो हू की स्टडी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी के हिसाब से तकरीबन जो है 2% या 3% जो है डेथ के चांसेस है, मौत के चांसेस है। वरना अगर हम ओवरऑल अगर इंसिडेंसेस देखेंगे, स्टडी को देखेंगे, तो अगर हर 10 पेशेंट में से 2 या 3 पेशेंट को सीरियसनेस हो सकता है, वरना 7 या 8 पेशेंट को हल्का सा बुखार, खांसी, नजला वगैरह होके वो ठीक भी हो सकता है। डेथ रेट इसका कम है, डेथ रेट कम है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा है, एक से एक फैलने का ज्यादा है। अब इसमें ट्रांसमिशन में हम 2 किस्म बोलते हैं, एक होता है जो है डायरेक्ट कांटेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट यानी कि जिस तरीके से अवाम और हुकूमत ने जो है ने कुछ लॉज लेके आए कि जिसको भी ये बीमारी डिटेक्ट होती है या जो इंसान इस बीमार इंसान से ताल्लुकात पाया जाता है तो उसको जो है आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखा जाता है, ताकि उसके जरिए भले ही उसको सिम्टम्स आए ना आवे, लेकिन उसके जरिए से किसी और को या किसी दूसरे आवाम को, जनरल पॉपुलेशन को ये बीमारी ना फैले। तो एक जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर है। दूसरा है कि जो इंसान को बीमारी लगती है, चाहे उसके अंदर सिम्टम्स आए या ना आए, वो इस बीमारी को ट्रांसमिट कर सकता है। कैसे ट्रांसमिट करेगा? कि अपने खांसने से, बोलने से। तो जो थूक के जो ड्रॉप्स है वो बाहर गिरने के बाद वो ड्रॉप्स जो है दूसरों को लग सकते हैं, फैल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो जब ये फैलते हैं तो ये जब जमीन पे गिरते हैं तो आमतौर पे जो स्टडी के हिसाब से अगर स्टील पे है या आपके जो है प्लास्टिक पे है तो ये वायरस तकरीबन 3 या 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। और अगर हार्ट शीट पे है या हाथ पे वगैरह है तो उसकी जो है मिकदार जो है कम हो जाती है, तादाद जो मल्टीप्लाई करने की तादाद और सर्वाइवल चांसेस मुश्किल से 2 या 3 घंटे रहते हैं। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इस प्रिकॉशनरी मेजर को रखा है कि जिसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि जिसको भी सर्दी जुकाम हो, ये मान के चलना है कि हो सकता है उसको कोरोना वायरस हो, तो एहतियाती तौर पे उसको कम से कम 1 मीटर से हम दूरी पे बात करें और फासले से रखें। और मास्क का ये रोल है कि सबसे पहले तो जब हमको ये मतलब बताया गया था कि मास्क इसलिए पहना जाए कि हमारे जरिए से किसी और को तकलीफ ना पहुंचे या हमारे जरिए से जो जरासीम दूसरों को ना पहुंचे। अब क्योंकि उसका इंसिडेंस और रेट जो है ज्यादा होते जा रहा है तो अब तो मास्क कंपलसरी किया गया है। और मैं माफी चाहता हूं कि स्टूडियो में मैं मास्क नहीं पहना तकलीफ की वजह से, लेकिन जरूरी यह है कि हम मास्क को आवाम में आम करें। तो मास्क से ये फायदा है कि सबसे पहले जो इंसान को सर्दी जुकाम है और मान ले कि अगर उसको हल्का सा भी कोरोना वायरस के शक के दायरे में आता है तो वो कम से कम वो वायरस को फैलने से बच सकता है। और दूसरा, खुद को अपने आप को जो है जैसे मैंने बताया कि ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फॉर्म में हवा में या जमीन पे या जगह जगह रह सकता है, तो कम से कम उसको हम सांस में अपने लेके जाने से या उसको इनहेल करने से बच सकते हैं। तो मास्क का ये फायदा है। तो आपने एक बात कही थी सर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जी। तो डायरेक्ट यानी अब आप जैसे छूने वाली बात है, जब पेशेंट के करीब जाने वाली बात है, उससे कांटेक्ट करने वाली बात है। इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि जहां पर पेशेंट बैठा था अगर वो उठकर चला गया, वहां कोई एक सेहतमंद मरीज भी बैठ जाता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। बिल्कुल। तो इस ऐसी चीजों से कैसे इनडायरेक्ट जो कांटेक्ट है सर, इससे किस तरह से बचा जा सकता है? अभी एहतियात तो ये करना है कि सबसे पहले तो मास्क का इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो जहां पे भी हम जा रहे हैं, मार्केट एरिया है वगैरह, वहां पे कोई पेशेंट ने खांसा है और उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर हवा में घूम रहे हैं तो कम से कम उसको जो हम सांस में लेने से अपने आप को इन्फेक्ट करने से बच जाएंगे। दूसरा है कि क्राउडेड प्लेसेस जैसे बस स्टैंड है या मार्केट एरिया है, वहां पे बच्चे क्योंकि जैसे हैंडल्स है या टॉयलेट के जो टैप्स है तो वहां वायरस लगा हुआ रहता है। तो अगर कोई आपको मजबूरी की वजह से इलाज करने पे उसको इस्तेमाल करने पे आप आमादा हो जाए तो कम से कम सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करिए। तो इंशाल्लाह सैनिटाइजर से जो है आप हाथ वगैरह पोंछने से, धोने से उससे वो वायरस मर जाता है। मतलब कहीं भी अगर आप छूते हैं या किसी भी चीज को छूते हैं, किसी नई जगह पर हो या अपने घर पर हो, तो फौरन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो सिर्फ हाथ पर सैनिटाइजर लगाने से क्या इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत हद तक बचा सकता है। तो अभी जो स्टडी के हिसाब से अगर कोई आदमी, जैसे हमारे पास 2 आदमी है, एक है इन्फेक्टेड कोरोना वायरस और दूसरा है आम आदमी, अगर ये दोनों मास्क पहनते हैं तो चांस ऑफ इन्फेक्शन 90% कम हो जाता है। एक से दूसरे को बीमारी लगने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। अगर
कोरोना वायरस पेशेंट जो है मास्क पहना है और दूसरा पेशेंट मास्क नहीं पहना है, उसको बीमारी लगने के चांसेस तकरीबन 50 से 60% है जी। और दोनों अगर मास्क नहीं पहने हैं तो बीमारी लगने के चांसेस 70 to 80% आ जाता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि अगर पेशेंट जिसको उसको पता हो या ना हो पेशेंट है नहीं है और अवाम भी, तो अगर ये मास्क पहनने का जो है तरतीब या जो कल्चर अपनाएंगे तो इंशाल्लाह 90% इससे बचने के उम्मीद रख सकते हैं। तो इससे एक पैगाम तो इस वक्त मिल गया कि मास्क अपने प्रोटेक्शन के लिए पहना जाए, ना कि पुलिस के हुकूमत के डर से पहना जाए। इसी अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अगर कहीं पर पुलिस की पकड़ने का खर्चा है तो मास्क यूज करते हैं, वो बाकी वक्त में वो निकाल देते हैं। लेकिन अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए, अपने तहफ्फुज के लिए इसका हमेशा पहना होना लाजमी है। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है कि मास्क को लेकर एक कंफ्यूजन है कि मुसलसल मास्क डालने से भी जो है नुकसान होने के ऐसे कुछ मैसेजेस वायरल होते हैं, ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं, तो कहाँ तक सही जी? अभी मास्क में एक तो आता है कि मेडिकल मास्क जी, जिसको हम N95 मास्क बोलते हैं, जो बारीक से बारीक जरासीम को फिल्टर करता है, और आवाम जो पहन रहे मास्क वो कपड़े का होता है। तो मेडिकल मास्क उन लोगों के लिए चलता है जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स वगैरह, जो पेशेंट से बहुत फ्रिक्वेंटली उनका आमना सामना हो सकता है। लेकिन आम पॉपुलेशन के लिए कोई भी मास्क कपड़े वाला, और ये रिकमेंड करते हैं हम कि कम से कम 3 लेयर का हो कपड़ा, और हम देखते हैं कि मतलब डिस्पोजेबल मास्क मिलते हैं। तो इस मौके पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आवाम को मास्क के इस्तेमाल से भी वाकिफ नहीं है। तो अगर आप मास्क देखेंगे तो उस पे एक क्लिप होता है, ठीक है, तो क्लिप को ऊपर की तरफ लगाना है और मास्क को बांधना है और क्लिप को प्रेस करना है ताकि हवा वहां से ना जा सके। और उसके बाद आपको मास्क पहनने से पहले अपने हैंड को सैनिटाइज करना है, फिर मास्क पहनना है। और अगर आप कहीं आना जाना हो रहा है या किसी चीज को छूना हो रहा है तो ये एहतियात करें कि उसी हाथ से मास्क को बार बार ना छुए जी। और मास्क निकालने के बाद वापस से आपको सैनिटाइज करना है। मास्क के किस्म के ऊपर, जैसे अगर कपड़े का है तो आप उसको वॉश कर सकते हैं, डेटॉल से वगैरह वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। लेकिन डिस्पोजेबल अगर मास्क आता है तो उसकी जो लाइफ रहती है 6 to 10 आवर्स रहती है, यानी कि 6 से 10 घंटा। जैसे फाइबर का या हल्का सा कपड़े का जो आता है तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो मुश्किल से 6 से 10 घंटे तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं जी। ठीक है। अब इस पे एक और सवाल ये है कि अक्सर कहा जाता है ना, मतलब इसको लेकर संजीदगी से काम हो रहा है कि जहां कहीं भी आप जाते हैं तो वहां थर्मल से जो है, थर्मल का जो आपका एक ये है आला है, उससे लेकर बुखार चेक किया जाता है, टेम्परेचर बॉडी का चेक किया जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या ये कोरोना ही हो सकता है? जी, कोरोना के सिम्टम्स जो है, सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं उसके, तो सिम्टम्स आने के लिए तकरीबन 1 से 14 दिन का वक्फा रहता है। यानी कि किसी भी इंसान को या पहले दिन सिम्टम आ सकते हैं या 14वें दिन सिम्टम आ सकते हैं। इस दौरान में ये आदमी भले सिम्टम्स आए या ना आए, लेकिन इस बीमारी को फैलाने का जरिया बन सकता है अपने बात से या छींक से या खांसी से जी। तो इसमें जो है सबसे पहले जो सिम्टम है वो है बुखार, और तेज बुखार, और दूसरा है खांसी जुकाम, तीसरा होता है सांस में तकलीफ। और अभी जो पेशेंट्स के अंदर जो रिसेंट जो पेशेंट्स के स्टडी किए गए उनमें ये भी पाया गया है कि जबान का टेस्ट निकल जाना और जो है स्मेल, यानी कि जो है सूंघने की जो है क्षमता है वो निकल जाती है। अभी नया सिम्टम आ गया है जी। तो क्योंकि हमारे पास इस सिम्टम्स आने में वक्फा लगता है कि 7 से 8 दिन लगेगा या 9 दिन लगेगा, और सबसे पहला सिम्टम जो बुखार का है, तो इसे हम बेसिक क्राइटेरिया समझ के कि जिसको बुखार 100 से ज्यादा है और फ्रिक्वेंट रह रहा है तो उसको हम शक के दायरे में लेके कोरोना वायरस समझ सकते हैं जी। तो इस मौके पे मैं अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब काफी मर्तबा बिकॉज थर्मल स्क्रीनिंग होता है तो अवाम उससे बचती है और अपने बुखार को छुपाती है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन में ये अवेयरनेस रहे कि कोई भी बुखार हो तो अपनी बुखार को कोरोना वायरस ना समझे और लेकिन उसे लापरवाही भी ना करे। तो अगर बुखार सर्दी खांसी है तो ये समझ के कि मेरे जरिए से ये बीमारी फैल सकती है, कोरोना वायरस ही नहीं कोई और भी उसको साधारण बीमारी हो सकती फैल सकती है, तो अपने आप को आइसोलेट करे, अपने आप को अलग रखे और कम से कम घर वालों के साथ में बाहर जो है 1 मीटर का फासला रखे। अब इस मौके पे और 2 जो बुखार है जिससे हम हाई फीवर जिसमें आता है वो एक टाइफाइड है और डेंगू है जी। तो जो अवाम उस एरिया में रहती है जहाँ टाइफाइड और डेंगू है तो उनको ये चाहिए कि जैसे बुखार आए सबसे पहले टाइफाइड और डेंगू का जो है अपना टेस्ट करवा ले, क्योंकि अगर हम उसे आम बुखार समझ के लापरवाही करेंगे तो हो सकता है डेंगू से मौत हो जाए। तो
खास करके वो लोग जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां डेंगू प्रेवलेंस ज्यादा है, तो जैसे बुखार आए 1-2 दिन के अंदर टेस्ट करवा ले डेंगू का जी। अगर वो नेगेटिव है तो फिर अपनी एहतियाती तरह से अपने आप को आइसोलेट करे और लोगों से मिलना जुलना कम करे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, सैनिटाइजेशन और हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखे। तो आम जो जनरल प्रैक्टिशनर्स जी। और जो छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं, जी। वहां से लेकर प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स तक एक मसला पिछले दिनों ये सामने आ रहा था कि वहां पर बुखार वाले पेशेंट्स को देखा नहीं जा रहा जी। था। तो क्या ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है? जी, तो इसमें मसला ये आ रहा था कि अगर हम बुखार के पेशेंट को ट्रीट कर ले जी, तो मान लो कि अगर वो बुखार वाला पेशेंट कोरोना वायरस का ही पेशेंट है, तो इसमें ये रिस्क है, जैसे एक किस्म का जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस हम डॉक्टर्स पे आ जाता है कि बगैर तहकीक के हम उसको दवाई दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट जो है पूरे अवाम में घूम के उस बीमारी को फैला सकता है कि अगर उसे कोरोना वायरस हो। तो एहतियाती तौर पे हुकूमत ने इसको मतलब एक लॉ पास किया था कि जो भी पेशेंट आए जिसको बुखार ज्यादा है तो उसको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर किया जाए ताकि उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और अगर सिम्टम्स आते हैं तो कोरोना वायरस टेस्ट करवाया जाए। तो इससे ये फायदा हुआ कि हम देखे हैं अभी जैसे लॉकडाउन इंडिया में बहुत जल्दी हुआ अमेरिका के मुकाबले। आज इंडिया में अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो 3.5 लाख केसेस है और अमेरिका में 20 लाख केसेस है। तो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन अमेरिका में जल्दी स्टार्ट नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया ने इसको, भारत ने इसको बहुत जल्दी स्टेप ले लिया, तो यहाँ फैलने का जो है ना बीमारी फैलने की रुकावट या उसका जो जरिया है, जल्दी हम उसको कंट्रोल में, काबू में ला सके। जी। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो सिस्टम था वो आपके हद तक कामयाब रहा, फायदेमंद रहा। जी जी। लेकिन अब जो लॉकडाउन खुल गया है तो लोगों को भी एहतियाती तदाबीर खुद के अपनी जाती तौर पर करना चाहिए। हम जो हमारे स्टूडेंट्स है जो मेडिकल में, जी, हम उनको यही समझाते हैं कि जब खांसी बुखार आ जाए तो समझ लो कि आप कोरोना वायरस हो। इससे ये मतलब नहीं है कि आप घबरा जाओ, लेकिन एहतियाती तौर पे कम से कम अवाम का ख्याल रखते हुए अपने आप को इतना पर्सनल हाइजीन में रखे और इतनी दूरी पे रखे कि आप फ्रिक्वेंटली जो है या लोगों से मुलाकात ना करें या ऐसी भीड़ भाड़ जगह में ना जाए कि आपके जरिए से बीमारी फैले, क्योंकि हर पेशेंट को टेस्ट किया नहीं जाता। तो हम बस पॉपुलेशन से, जनरल अवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको सर्दी बुखार जुकाम होता है तो अपने आप को जो है घरों में रखे और ऑब्जर्व करते रहे, अपने आप को पे ध्यान देते रहे। अगर आपको इसके आगे सिम्टम्स आते हैं, जैसे मतलब बुखार तेज हो रही है या सांस की तकलीफ हो रही है, तो ये अपनी जिम्मेदारी समझ के जो है हायर अथॉरिटीज जैसे सिविल हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट के जो सरकारी मुलाजिम है जो हेल्थ से रिलेटेड है, उनको कॉल करके इन्फॉर्म करे कि मुझे सिम्टम्स है। तो वो जो है अपने प्लानिंग के हिसाब से और अपने प्रिकॉशन के हिसाब से आपको हो सकता है कि आपको लेके आइसोलेशन में रखे और टेस्ट करवाए। अगर पॉजिटिव है तो इस तरीके से हम ये बीमारी आपके जरिए दूसरों तक फैलने का जरिया ना बने, ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। कहा जाता है कि कुव्वत मदाफत यानी इम्यूनिटी का बढ़ाना जरूरी है। जी, जी। तो इसके लिए उसके कुछ गिज़ाएं बताई जाती हैं। तो आपके नजरिए से, क्योंकि आपका जो है जो मेडिकल लाइन से आप जो कुछ भी अपने मरीजों को जो राय मशवरों से नवाजते हैं, तो आप वो भी बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को उससे इस्तेफादा। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो हम प्रिकॉशन यानी बचने की ही जो तदबीरें ज्यादा बताते हैं, तो जैसे हैंड सैनिटाइजेशन हो गया या मास्क हो गया या पर्सनल हाइजीन हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से देखा जाता है कि ये जो वायरस जो इंसान के अंदर जाता है वो नाक या मुंह के जरिए से जाता है और अंदर जाने तक तकरीबन जो है उसको अपना इफेक्ट दिखाने तक, जैसे मैंने बताया, 1 से 14 दिन तक लग सकता है। तो इस दौरान अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल बार बार करें या गागलिंग करें, गर्म पानी नमक के साथ गागलिंग करें, या आपका जो है गर्म पानी शहद अदरक इसको इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है इंशाल्लाह ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक लगा दे और बीमारी ना हो। एक चीज है। दूसरा ये गौर किया गया है कि जो लोग ऑलरेडी दमे के मरीज हैं या फेफड़ों के मरीज हैं या स्मोकर्स हैं, तो उनके अंदर ये बीमारी का फैलाव या उसका जो सिवियरिटी है उनमें ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, जिनको दमे की फेफड़ों की बीमारी है या जिनको सिगरेट या बीड़ी की आदत है
तो इनको चाहिए कि अपने आप को बहुत अलहदा रखे और प्रिकॉशन ज्यादा ले, क्योंकि अगर जब इन लोगों में बीमारी होती है तो चांसेस डेथ के ज्यादा होते हैं, सिवियरिटी के ज्यादा होते हैं। और छोटे बच्चों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बिल्कुल लिए बिल्कुल। और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए काफी एहतियात। हाँ, ये WHO ने रिकमेंड किया है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड किया है, और हम देखते हैं कि चाहे मस्जिद हो या कोई भी मंदिर हो, वहां पे 10 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर वालों को हुकूमत ने मना किया है। उसकी वजह यह है कि जब हमारी इम्यूनिटी बनती है तो शुरुआत में बनने के लिए उसको वक्त लगता है, इसीलिए बच्चों के अंदर इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये तदबीर अपनाई गई है कि उनको पॉपुलेशन या जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा हो रही है वहां अवॉइड करे। और एक एडल्ट फेज में इम्यूनिटी ऑलमोस्ट पीक पे रहती है जवानों के अंदर, लेकिन जैसे ही 50 इयर्स क्रॉस होता है इम्यूनिटी वापस से जो है गिरना शुरू होती है। तो इसीलिए बूढ़ों को भी चाहिए, बुजुर्गों को भी चाहिए कि आप अपनी एहतियात करें और ऐसी जगह जहां सोशल गैदरिंग ज्यादा होती हो तो वहां जाने से बचे। आखिर में एक सवाल डॉक्टर साहब, कि अब तक कहा जा रहा है कि इसकी कोई वैक्सीन अब तक तलाश नहीं की गई है और इसकी परफेक्ट कोई दवाई अब तक जो है पूरी दुनिया में नहीं, इसका पता नहीं लगा पाए हैं। तो ऐसे में जो क्वारंटाइन करते हैं फिर उनको या आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेशन करने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको जो है सेहत याब होने की बिना पर जो है उनको रिहाई की जा रही है, तालियां बजाकर डॉक्टर्स हॉस्पिटल से छोड़ते हुए कई तस्वीरें हमने देखी है। तो ये क्या है कि वहाँ किस किस्म की ट्रीटमेंट की जा रही है, कौन सी उनको एंटीबायोटिक क्या दवाई दी जा रही है? अच्छा, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्वारंटाइन क्या है और आइसोलेशन क्या है। जी, क्वारंटाइन लफ्ज उसको इस्तेमाल करते हैं कि जहां हमको किसी पे शक हो कि उसको कोरोना वायरस के हल्का सा सिम्टम्स दिख रहे हो या वो किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट में आया हो लेकिन सिम्टम्स नहीं है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन ये हिस्ट्री है कि उसको कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट में आया है, तो उस पेशेंट को या उस आदमी को, उसे पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, उस आदमी को हम घर में जो है अपने आप को एहतियाती तौर पे अकेले रहने की तजावुज या एडवाइस करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वारंटाइन। लेकिन कोई आदमी के अंदर जिसका कोरोना वायरस पेशेंट से रिलेशन हो ना हो लेकिन कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिख रहे हो, टेस्ट नहीं किया गया लेकिन सिम्टम्स दिख रहे हो, तो उस पेशेंट को हम घर पे नहीं रखेंगे, उसको हॉस्पिटल में अलहदा रखेंगे जहां मिलने की भी पाबंदी हो जाएंगी, उस रखने को आइसोलेशन बोलते हैं। तो जिसके अंदर सिम्टम्स होते हैं और हॉस्पिटल में अकेले रखने को आइसोलेशन बोलते हैं, इसके अंदर सिम्टम्स ना हो लेकिन किसी कोरोना वायरस पेशेंट से कांटेक्ट में आने की वजह से उसको घर में अलहदा रखने या को उसको क्वारंटाइन बोलते हैं। जी, अब सवाल ये आता है कि जब इस बीमारी का इलाज नहीं है तो इलाज कैसे चल रहा है? तो सबसे पहले जब कोरोना वायरस से डेथ हो रहे थे तो लोगों ने इस बीमारी का की जो पैथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कि जितना जिस्म के अंदर जो नुकसान होता है उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से स्टडी किया, जैसे एक्सरे है, MRI स्कैनिंग है। तो उसमें ये रिपोर्ट मिली कि जो फेफड़े है वो काम करना बंद कर देते हैं, फिर सांस बंद हो जाती है, इस तरीके से इंसान मर जाता है। तो डॉक्टर्स का यही फोकस था कि किस तरीके से बीमारी के अटैक के बावजूद फेफड़ों को जो है ना काम करने हम लगाए आर्टिफिशियली, जैसे वेंटिलेटर के जरिए से। तो ये तजावुज शुरू हुई और मैं एक केस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे एक खास फ्रेंड है, बॉम्बे के डॉक्टर है, तो उनको ये बीमारी हुई थी जिनको रिलायंस हॉस्पिटल में तकरीबन जो है 15 दिन वेंटिलेटर पे रखा गया। तो जब मैंने उनसे उनके जो ट्रीटमेंट की रिपोर्ट मांगी तो हर हॉस्पिटल में हर एक की जो ट्रीटमेंट की तदबीर है वो अलग है। तो उन्होंने क्या किया कि जो खून को पतला करने का ड्रग है उसको इस्तेमाल किया, और जो जिसको हम मार लगने या सूजन आने पे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जो इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाइयों को इस्तेमाल किया। और उनका लॉजिक ये था कि जो फेफड़ों के अंदर जो खून पहुंचता है वो घट होता है और घट होने की वजह से फेफड़ों में खून नहीं पहुंच पाता, और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसका एक्सचेंज होता है, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, वो बंद होता है। तो उनके रिसर्च के हिसाब से उन्होंने जो है खून पतला होने की दवाई, वेंटिलेटर और कोई इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली दवाई से जो है ट्रीटमेंट हासिल कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा है। अभी जो है इटली से भी यही रिपोर्ट मिली है कि इनको इस किस्म के ट्रीटमेंट में काफी फायदे नजर आते हैं। जी, तो कुल मिलाकर इस वक्त कोशिश तो जारी है, इससे लड़ रहे हैं, और आपके मुताबिक एहतियाती तदाबीर यानी सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, ये सारी चीजों को आवाम को करना चाहिए। बेहतर है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने और अपना कीमती वक्त हमारे लिए देने और हमारे नाज़रीन को इन सारी चीजों से तफसीलात के साथ नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बेलगाम एक्सप्रेस।